नमस्कार, मेरा नाम है आलोक गौड़। आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज पर 3 बजे की 3 बड़ी खबर। तो 3 बजे में बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात होगी केरल में 10 बाद कांग्रेस सरकार का राज आ गया है। जी हां, केरल में 13वें सीएम के रूप में वीडी सतीशन के ने शपथ ली है। इस शपथ में ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। फिर बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, जहां पीएम मोदी नॉर्वे पहुंच गए। 43 साल बाद किसी भारतीय पीएम की यह यात्रा है। पीएम मोदी भारत नॉर्डिस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आपको बताएंगे कि नॉर्डिस देश क्यों अहम है, क्यों महत्व है इसका, क्या इसका। उसके बाद बात करेंगे कि आखिर ईरान अमेरिका के बीच जारी तनातनी क्यों हो रही है। ईरान ने एक बार फिर यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया है, जिसके बाद ट्रंप ने फिर चेतावनी की फॉर्मूला अपनाया है। बता दें तो जिस तरीके से हम आपको इस वक्त 3 बजे की 3 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं, तो वहीं तो शुरुआत करते हैं इस वक्त 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। पहली खबर की तो केरल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 2 हफ्ते बाद यूडीएफ सरकार का गठन हो गया है। वीडी सतीशन केरल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह इस सेंट्रल स्टेडियम में हुआ है। सतीशन के अलावा 20 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। बताते चलें कि मुख्यमंत्री के अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल के 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं केरल में मुस्लिम लीग कांग्रेस की अहम सहयोगी पार्टी है, जिसके पास 22 विधायक हैं। वहीं केरल की नई सरकार के शपथ ग्रहण में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल थे। तो केरल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यूडीएफ की वापसी सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि कांग्रेस के लिए एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखी जा रही है। वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने यह संकेत भी दिया है कि अब पार्टी अनुभव के साथ 7 नई पीढ़ी के नेतृत्व पर भी दांव लगाने की तैयारी है। तो जिस तरीके से मैं आपको खबर बता रहा हूं कि ये जो कार्यकाल वाली सरकार है, सरकार के बाद जनता ने बदलाव चुना है। लगातार जो 2 कार्यकाल हुए हैं, उसके बाद सरकार के बाद जनता ने सीधा बदलाव चुना है, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि नई सरकार विकास, रोजगार और सामाजिक संतुलन जैसे मुद्दों पर कितना खरा उतरती है। साथ ही केरल का यह परिणाम राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत में कांग्रेस की मजबूती आने वाले विधानसभा चुनावों और 2029 के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। नई कैबिनेट है, नई सरकार है और नई शुरुआत है। अब देखना होगा कि यह सरकार क्या विकास का काम करती है, कितने रोजगार लेके आती है। तो आपको बता दूं, केरल के 13वें सीएम बने हैं वीडी सतीशन। 1990 में छात्र राजनीति से इनकी शुरुआत हुई थी। वीडी सतीशन की केरल के जो नए सीएम हैं, आपको बता दूं, परावूर विधानसभा से 6 बार ये विधायक रहे हैं। और फिलहाल सीधे हम एडवोकेट तनुज दीक्षित, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीशन मंत्रिमंडल की खास बातें मैं आपको समझा देता हूं। कुल मंत्री 20 हैं, नए चेहरे जो हैं वो 14 हैं, महिलाएं 2 हैं, जिसमें शामिल महिलाएं बताई जा रही हैं, 2 शामिल हुई हैं इसमें। और
आगे जिसमें एसटी से 2 हैं और सतीशन मंत्रिमंडल की खास बातें हम आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एडवोकेट तनुज दीक्षित जुड़ चुके हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर केरल में यूडीएफ की सरकार बनने के बाद क्या यह माना जाए कि कांग्रेस ने दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक पकड़ फिर से मजबूत कर ली है? देखिए, केरल की ये जो यूडीएफ की जीत है जिसमें 100 से ज्यादा सीटें यूडीएफ ने हासिल करी है और 10 साल के बाद पुनः सत्ता में वापस आई, ये साबित करता है कि एंटी इनकम्बेंसी जब भी आती है तो चाहे कितना भी बड़ा चेहरा सामने हो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और एंटी इनकम्बेंसी जो है उसने यहाँ पर यूडीएफ को पूरा लीड दिलाया है। हमें याद हो कि 2011 में जब केरला में यूडीएफ की सरकार आई थी तो उमन चांडी जो कि पहले मुख्यमंत्री यूडीएफ की तरफ से बने थे, और जैसा कि हम सब जानते हैं 1979 से यूडीएफ केरला में परफॉर्म कर रही है। और कांग्रेस की जो आपने पकड़ की बात कही तो निश्चित रूप से यूडीएफ का जो नेतृत्व है वो कांग्रेस ही करती है। ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस का पलड़ा केरला में इस बार भारी भी है। और साथ ही साथ हमने पिछले दिनों तमिलनाडु में भी ये स्थिति देखी जब वहां पर तो सर वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बना सर तो वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस का कितना रणनीतिक फैसला है? ये क्या यह नई पीढ़ी की राजनीति का संकेत है? नहीं, ये नई पीढ़ी की राजनीति का संकेत नहीं है, क्योंकि वीडी सतीशन जो है एक अनुभवी नेता है। ना केवल हम देख रहे थे छात्र राजनीति से, बल्कि 6 बार के विधायक भी हैं और कांग्रेस के भरोसेमंद एक हम कहेंगे शख्सियत, भरोसेमंद चेहरे भी हैं। तो कहीं ना कहीं यूडीएफ को लीड करना, यूडीएफ पार्टी के फॉर्मेशन से लेकर के जो मेहनत उन्होंने करी है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दीक्षित जी मिल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को स्वीडन का दौरा खत्म करने के बाद नॉर्वे पहुंच गए हैं। यह 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नॉर्वे का पहला दौरा है और पीएम मोदी का इस नॉर्डिक देश का पहला दौरा है। आज पीएम मोदी नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कल तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शिरकत करेंगे, जहां मोदी समेत 6 देशों के प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। इस समिट में मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। बात करें तो नॉर्डिक देश वो कहे जाते हैं जो उत्तरी यूरोप और आर्कटिक क्षेत्र में स्थित देशों और क्षेत्रों का एक विशिष्ट समूह है। मुख्य 5 नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल है। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 19 मई 2026 को ओस्लो में होगा। भारत और नॉर्वे के बीच आर्थिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार करीब $2.73 बिलियन तक पहुंच चुका है। वहीं नॉर्वे के सरकारी वेल्थ फंड ने भारतीय बाजारों में लगभग $28 बिलियन का निवेश किया है। भारत और पूरे नॉर्डिक क्षेत्र के बीच कुल व्यापार लगभग $19 बिलियन आंका गया है। इस खास मुद्दे पर ज्यादा जानकारी और राजनीतिक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एडवोकेट तनुज दीक्षित जी। तो सीधा सवाल है तनुज जी से मेरा। तनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो तनुज जी, जिस तरीके से 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नॉर्वे दौरा हो रहा है, आप इसे भारत की विदेश नीति और नॉर्डिक देशों के साथ बढ़ते रणनीतिक रिश्तों के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, आज जो भारत के नॉर्डिक देशों के साथ में संबंध है आलोक जी, वो कहीं ना कहीं बहुत सीमित नहीं है, बल्कि हम बात करें ग्रीन टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिक पॉलिसी और क्लीन एनर्जी जैसे गंभीर मुद्दों पर आज वो देश मिलकर काम करने की स्थिति में है। और ये जो 43 सालों के बाद पहली बार भारत देश के प्रधानमंत्री का जो दौरा है, ये अपने आप में ऐतिहासिक और कई मायने भी रखता है। हमने देखा ऐसा पूर्व में भी
कई सारे देशों के साथ में जहां संबंध विगत 3-4 दशकों से नहीं थे, वहीं हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से उन देशों से संबंध भी अच्छे हुए और इंटरनेशनल ट्रेड में भी काफी हमको बेनिफिट देखने को मिलता है। जी। निश्चित रूप से आने वाले समय में, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर भी हम देख रहे हैं और उसके बाद जो यूरोप अपनी एनर्जी की जो स्ट्रेटेजी बदल रहा है, ऐसे में भारत अपने नए रास्ते खुद ही नॉर्वे के साथ जुड़ करके बनाने की ओर दिशारत है। जी चलिए निश्चित ही बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, रोग दबा, एक जगह। प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण समृद्ध आदिम संस्कृति का गौरव है बस्तर, जो पिछले कई दशकों तक नक्सलवाद के साए से घिरा रहा। लेकिन हर अति का एक दिन अंत जरूर होता है और छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2023 से। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक के खात्मे के संकल्प को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मिशन बनाया और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा अभियान, जिसमें सुरक्षा बल के जवानों ने अपने अदम्य साहस से नक्सलियों की कमर तोड़ दी। एक के बाद एक बड़े नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसका परिणाम है कि आज बस्तर में विकास, प्रगति और विश्वास का नया युग प्रारंभ हो चुका है। यहाँ मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुल रहे हैं, स्कूलों में घंटियां बज रही है, बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, युवा स्किल्ड हो रहे हैं, दुर्गम गांवों में सारी मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं। बस्तर पंडुल, बस्तर ओलंपिक, अबूझमार हाफ मैराथन जैसे आयोजन हो रहे हैं। वहीं पक्की सड़कों, अंदरूनी इलाकों में बस सेवा, मोबाइल टावर, स्वास्थ्य केंद्र से नया बस्तर गढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ऑफेंसिव डिफेंस नीति से छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो चुका है और आज इसी नक्सल मुक्त बस्तर में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी संभाग वासियों को विकास की नई सौगात देने जा रहे हैं। माओवाद को मात देकर बस्तर में शांति, खुशहाली और विकास का दौर लाया है। ये सुशासन सरकार है जिसने अपने दृढ़ संकल्प से नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाया है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो खबर आपको बता रहे हैं, तीसरी खबर की बात करेंगे तो ईरान ने एक बार फिर यूएई पर ड्रोन अटैक किया है। इस बार यूएई के बाराकाहा न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से हमला किया गया है। इस हमले में संयंत्र के बाहरी हिस्से में आग लग गई। हालांकि जान माल की हानि नहीं हुई है, कोई रेडियो एक्टिव रिसाव भी नहीं हुआ। यूएई ने इसे आतंकवादी हमला बताया है। बाराकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूएई का पहला और अरब दुनिया का एकमात्र परमाणु बिजली संयंत्र है। दक्षिण कोरिया की मदद से बनाया गया यह 20 अरब डॉलर का संयंत्र 2020 में चालू हुआ था। यह यूएई की कुल बिजली जरूरत का लगभग 1/4 का हिस्सा पूरा करता है। यूएई 7 शेख डोम का संघ है, जिसमें दुबई भी शामिल है। बाराकाहा न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमला सिर्फ यूएई पर हमला नहीं है, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। राहत की बात यह रही कि कोई रेडियो एक्टिव रिसाव
नहीं हुआ और जान माल का नुकसान भी टल गया। लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया है कि अब युद्ध सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, रणनीतिक ऊर्जा ठिकाने भी निशाने पर हैं। बाराका प्लांट यूएई की बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है और अरब दुनिया की परमाणु महत्वाकांक्षा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस तरह का हमला आने वाले समय में पश्चिम एशिया की राजनीति, सुरक्षा और तेल बाजार तीनों पर असर डाल सकता है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि यूएई इसका जवाब कैसे देता है, क्योंकि अगर तनाव और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ खाड़ी तक नहीं, पूरी दुनिया तक महसूस होगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सर, बाराका जैसे हाई सिक्योरिटी न्यूक्लियर प्लांट तक ड्रोन पहुंच जाना क्या यह संकेत देता है कि अब पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम छोटे और आधुनिक ड्रोन खतरों के सामने कमजोर पड़ रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट किया जा रहा है, मगर यूएई ने खुद बोला है कि उसे कोई अभी पता नहीं लगा है कि ये ड्रोन किसने फायर किया था, और वो ज्यादातर इसको आतंकवादी हमला मान रहा है। क्योंकि जैसा आपकी सर्वविदित है, ईरान ने आतंकवादी ग्रुपों को पाल रखा है, जैसे कि आपका हिजबुल्लाह है, हमास है, यहूती है, इन सबको जो ईरान ने पाला हुआ है, तो उसे ये शक है कि शायद किसी आतंकवादी गुट ने ये हमला किया है। और ये एक बहुत ही खतरे की बात है और बड़ी चिंताजनक बात है कि इस तरह के जो सेंसिटिव प्लांट्स हैं, जैसे यूएई का जो सबसे सेंसिटिव प्लांट ये न्यूक्लियर प्लांट था, इसमें कोई एनरिचमेंट नहीं हो रहा था यूरेनियम का, इसमें कोई बॉम्ब नहीं बनाया जा रहा था, इसमें केवल इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो प्रोड्यूस की जा रही थी यूरेनियम के द्वारा, और उसे जिसके द्वारा यूएई में पूरे द्वीपों में ये बिजली सप्लाई हो रही थी। करीब 40% जो लोड था वो ये प्रोड्यूस कर रही थी। तो इस प्रकार से ये एक यूएई को भड़काने की वो है और ये युद्ध को आगे और भी बढ़ाने की वो है, क्योंकि अमेरिका यूएई के साथ है, और यदि इस तरह के हमले ईरान के समर्थित आतंकवादी या ईरान खुद करेगा तो इससे युद्ध समाप्त की बजाय युद्ध आगे और बढ़ेगा और युद्ध और गंभीर होगा। तो सर, जिस तरीके से यूएई ने इसे आतंकवादी हमला बताया है, आपके मुताबिक अगर इस तरह के हमले लगातार बढ़ते हैं तो क्या पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव और बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष देखने को मिल सकता है? देखिए, पूरे विश्व के लिए बड़ी चिंता के विषय है, क्योंकि विश्व का ज्यादातर जो एनर्जी सप्लाई है, गैस या ऑयल, वो पूरा मिडिल ईस्ट से ही, मध्य एशिया से ही सप्लाई होता है। और इस प्रकार के आतंकवादी हमले जो हुए हैं, जैसे यूएई पे हुआ है और भी क्षेत्रों में हुए हैं इस युद्ध के दौरान में, इससे क्या है कि इससे पूरे मध्य एशिया में अशांति फैल रही है और एक प्रकार से सब अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। असुरक्षित महसूस करके उसमें क्या होगा कि जैसे कि यूएई ने, आपको पता है, यूएई ने पाकिस्तान के साथ एक सैनिक समझौता भी किया हुआ है, जिसके द्वारा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान की भी है। तो इस प्रकार से और भी जो देश हैं अपने को असुरक्षित महसूस करेंगे और वो भी अपने को सुरक्षा की अलायंस करना चाहेंगे। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर असुरक्षा की भावना फैलेगी और ये देश जो पूरा विश्व के लिए जो एनर्जी की जो केंद्र है, उस पर हमला करने से पूरे विश्व को इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जैसा कि अभी सबको पूरे विश्व में पता है कि हर जगह गैस की किल्लत हो रही है, पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं, इससे पूरे आगे चल के पूरे विश्व में बहुत अशांति होगी। ये एक प्रकार का, मैं इसको विश्व युद्ध ही कहूंगा, क्योंकि आज के जमाने में विश्व युद्ध के मायने बदल गए हैं। पहले केवल सैनिक आमने सामने लड़ते थे, आजकल आर्थिक क्षेत्र में मोर्चे में युद्ध लड़ा जाता है, साइबर क्षेत्र में मोर्चे में युद्ध लड़ा जाता है, और इस प्रकार ये एक प्रकार का सैनिक युद्ध ही है। जी, तो सर क्या लगता है, ये युद्ध लगातार यूं ही चलता रहेगा कि इसमें रोक कब लगेगी आखिर? क्या लगता है सर? देखिए, जिस प्रकार से ईरान ने स्टैंड लिया हुआ है जी, और अमेरिका भी अपनी स्टैंड पर कायम है, जब तक ये इस दोनों देश अपने स्टैंडों पर कायम रहेंगे, इस प्रकार से ये युद्ध में शांति नहीं आएगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर,
तो अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि यूएई इसका जवाब कैसे देता है, क्योंकि अगर तनाव और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ खाड़ी तक नहीं पूरी दुनिया तक महसूस होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए HNN न्यूज़।